नमस्कार। देखिए, मूल बात क्या है। 15 अगस्त 1947 कश्मीर में महाराज हरि सिंह की जो राज मुद्रा है उस पर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है वो जम्मू कश्मीर और तिब्बत के शासक हैं। जो डाक टिकट है उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वो जम्मू कश्मीर और तिब्बत का डाक टिकट है। तथ्य एक। तथ्य दो, एक चीनी यात्री वेनसान जिसको वर्तमान कम्युनिस्ट चीनी शासन मान्यता देता है। ये रही वो पुस्तक। इस पुस्तक में ये जो स्थान मैंने लाल निशान से मार्क किया है, इस जगह का नाम लिखा है छगान शगान, जो भी उच्चारण है इसका, ये चीन की सीमा है जहां से वेनसोंग आगे बढ़ता है। और इसको कौन मान्यता दे रहा है? कम्युनिस्ट शासन स्वयं। तिब्बत को तो भूल जाइए भाई। ये देखिए, जम्मू कश्मीर तिब्बतादि राष्ट्रीय स्टैम्प ये 1947 तक है। 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होता है। एक तथ्य, मैं कुछ 5-7 तथ्य गिना रही हूँ भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के अधिकारियों के लिए। चीन का आधिकारिक ये है उसका कौन सा एक है ना, ज्योग्राफी करके एक है जिसका एटलस ज्योग्राफी का एटलस। हाँ, एटलस ज्योग्राफिक, नेशनल ज्योग्राफिक का एटलस। हाँ, नेशनल ज्योग्राफिक का चीन पर जो एटलस है जिसको वर्तमान कम्युनिस्ट रेजिम मान्यता देता है, उनके अनुसार मूल चीन इतना सा है। वो उसका जो नेशनल ज्योग्राफिक का जो चीन पर एटलस है उसके पृष्ठ संख्या 100 पर आप लोग गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, मैप दिया हुआ है। अभी जो वर्तमान चीन जिसको बता रहे हैं, इसका मुश्किल से 10% भाग मूल चीन है वर्तमान कम्युनिस्ट शासन के अनुसार। तो मैंने 3 तथ्य दिए। चौथा तथ्य, 15 अगस्त 1947 के 2 साल बाद जवाहरलाल नेहरू का भारत देश के प्रति गद्दारी, अगर मोदी सरकार इमरजेंसी की निंदा करती है तो भारत का जैसा भी संविधान लिया गया उसमें भारत की सार्वभौम सत्ता यानी जो उसका अधिकार है उसका एक सुई के बराबर स्थान देने का अधिकार न प्रधानमंत्री को है, न कैबिनेट को है, न पार्लियामेंट को है। जवाहरलाल नेहरू सन 1949 में माओ का रेजिम आ चुका है। 1949 में तिब्बतियों से पत्र व्यवहार कर रहे हैं और उनको भारत और तिब्बत 2 सार्वभौम देश बुला रहे हैं। जब एशियाई मैत्री सम्मेलन हुआ है तो उसमें जो पत्र लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, उसमें तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में बुलाया गया है और उसका प्रतिनिधि मंडल आया। पहली गद्दारी। महाराज हरि सिंह ने कश्मीर का अनकंडीशनल विलय किया है भारत में, तो यानी तिब्बत का भी विलय हो गया है। और ये स्टैम्प तो आपको दिखा दिया गया, इससे संबंधित बहुत साहित्य कश्मीर को जानने वाले लोगों को मिल जाएगा।
1949 तक उसको इंडिपेंडेंट नेशन कहते हैं, लंबी कहानी है। और उसके बाद कहते हैं जी कि हम चीन का अधिकार इस पर मान लेते हैं। चीन की तो औकात नहीं है उस बीच वाला, ये वेनसोंग का जो छगन वाला क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक आने की चीन की औकात नहीं है। ये लोग कौन इस तरह की बेहूदी बातें कर सकते हैं जिनको ज्योग्राफी का ABCD नहीं पता है। सेना को आने के लिए मार्ग चाहिए। संपूर्ण तिब्बत पर अधिकार करवाया है जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब ये नहीं है मैं कह रही हूं कि मान्यता दिया है, अधिकार करवाया है। और ये मैं कैसे कह रही हूं, भारत के पार्लियामेंट में जो बहसें हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू के जो कथन है, तो भारत सरकार के अधिकारियों को ये देखने की आवश्यकता है। तीसरा, केवल तिब्बत की बात कर रहे हैं। ये जो सिक्योंग जिसको कह रहे हैं, सिक्योंग शब्द का अर्थ होता है उनकी भाषा में नया फ्रंटियर। ये नया फ्रंटियर चीन का नहीं है, ये नया फ्रंटियर कम्युनिस्ट पार्टी का भी नहीं है। ये नया फ्रंटियर चीन पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी विदेशी मांचू साम्राज्य का है। ये कुसुमलता थोड़े कह रही है, ये चीन का कम्युनिस्ट शासन चीन को मांचुओं से मुक्त कराता है। ये बात हमारे भारत सरकार के लोगों को जानना पड़ेगा। और 15 अगस्त 1947 को सिक्योंग भारत है। भारत का अंग वैसे ही है जैसे दिल्ली है या भोपाल है या बनारस है या तेजपुर है या कोहिमा है। 1948 में भी है, 1949 में भी है, 1950 में भी है, 51 में भी है, 52 में भी है, 53 में। भारत का 15 अगस्त 1947 का नक्शा तो रखा होगा ना। उस नक्शे से सिक्योंग जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट पार्टी को हैंडओवर करते हैं, चीन को हैंडओवर करते हैं। इससे बड़ा तो कोई झूठ ही नहीं। चीन है कहाँ, चीन का शासन कहाँ है? चीन तो कम्युनिस्ट पार्टी के शिकंजे में या पंजे में करा रहा है। चीनियों को जितना इस कम्युनिस्ट पार्टी ने मारा है उतना किसने मारा है? चीन के पास तो अपनी एक सेना नहीं है। ये जो PLA है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ये कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, केवल और केवल सिविलियंस, निहत्थे सिविलियंस की हत्या के लिए। अकेले माओ के समय 7, 8, 9 करोड़, आंकड़े भी उन्हीं लोगों के हैं, इतने लोग मारे गए, जिसमें करोड़ लोग, 50 लाख लोग या 90 लाख लोग तो इस PLA ने मारा। बाकी को भूखमरी से मारा, विविध ढंगों से मारा है। तिब्बतियों को मारा है, मंगोलिया वालों को मारा है, मंचूरिया वालों को मारा है। ये जो इस चीन पर कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन का रिकॉग्निशन तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। पहला, जवाहरलाल नेहरू को कम्युनिस्टों के द्वारा किए गए हत्याओं की जानकारी यदि कहा जाए कि नहीं था, तो 2 कौड़ी का आदमी हुआ ना, 2 कौड़ी का पॉलिटिकल आदमी हुआ। इसको भारत का प्रधानमंत्री बनना तो दूर रहा, भारत का DM नहीं बनने देना चाहिए था। भारत के किसी एक जिले का DM नहीं बनने देना चाहिए। जिसको 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी किस प्रकार हत्या कर रही है, पूरा ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्टों के आतंक से, अत्याचार से बिलबिला रहा है। और भारत में कोई कहे कि हम जवाहरलाल नेहरू को पता नहीं था, तो ये लोग उल्लू के पट्टे हैं। सीधी सपाट भाषा में मैं बात कर। अब साहब बात यह है कि चीन के ऐतिहासिक दावे,
तो चलो भाई उसी को क्राइटेरिया ले लो। तो 14 अगस्त 1947 को ये सी पैक जहां से जा रहा है वो तो भारत है। 14 अगस्त को महाराज पुरानी बात नहीं, पूरा बांग्लादेश तो भारत है। भारत में जो चीन का गुणगान करने वाले लोग हैं वो चीन के ऐतिहासिक, चीन के नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के ऐतिहासिक दावों के आधार पर, हम तो ऐतिहासिक भी नहीं कर रहे हैं भाई, समकालीन दावे, अंग्रेजों और गद्दार नेहरू गांधी के द्वारा खींची गई लाइन को हम भारतवासी क्यों स्वीकार करें? हम क्यों स्वीकार करें कि हिंगलाज माता मंदिर में 100 प्रकार का उत्पात होगा, ढाकेश्वरी माता मंदिर में 100 प्रकार का उत्पात होगा, वहां के हिंदू सनातन धर्म का पालन नहीं कर सकते, हम क्यों स्वीकार करें? अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार कर लिया तो इसलिए क्योंकि वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, तो वो भारत की नियति हो जाएगी। आप लोग रोज 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 इस उस संविधान का कसम खाते हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी ने 100 से ज्यादा पैबंद लगाया। उसी संविधान के अनुसार आप भारत भूमि को किसी को नहीं दे सकते। 15 अगस्त 1947 को जो भारत भूमि थी वो जितना जितना चीन को दिया गया, बर्मा को दिया गया, रोज कथा आ रहा। और 15 अगस्त के पहले देने वाले तुम कौन थे भाई? 14 अगस्त को देने वाले कांग्रेस पार्टी कौन थे? 14 अगस्त को तो तुम भारत में तुमने सत्ता भी नहीं संभाली थी, तुम्हारे द्वारा स्वीकार किया गया विभाजन हम पर क्यों बाध्यकारी? जर्मनी का विभाजन जर्मनी पर बाध्यकारी नहीं है, यूएसएसआर ने इतना बड़ा हिस्सा कब्जा किया वो अलग अलग हो गया, किसी पर बाध्यकारी नहीं है। 14 अगस्त को भारत का विभाजन भारत की किस सत्ता ने किया था? जिन गद्दारों ने ये सब स्वीकार किया शासन करने के बदले में, उनसे हमको क्या लेना देना भाई? ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि वो सो कॉल जैसी भी कांग्रेस थी 15 अगस्त 14 अगस्त को और उसके पहले 46 में और 47 में, उस कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से पार्टीशन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी भारत को रिप्रेजेंट करती है, ये तो अंग्रेज नहीं मान रहे हो तुम कह रहे हो मुसलमानों के मामले में नहीं मानेंगे, हम सिखों के मामले में नहीं मानेंगे, हम हरिजनों के मामले में नहीं मानेंगे। तो कांग्रेस पार्टी है ना, जैसे बहुत से दल हैं, एक दल है। तो उस कांग्रेस पार्टी का ये देश विरोधी या देश के प्रति गद्दारी का या ट्रेटर का काम वर्तमान भारत सरकार को 2025 में मानने का लॉजिक क्या है भाई? कौन सा लॉजिक है? और तिब्बत, आप लोग लंबी चौड़ी बातें करते हैं। तिब्बत में जो हुआ या जो हो रहा है, कोई देश के का शासन कहे कि हमको नहीं पता, तो तुम शासन नहीं हो ना भाई। तो वहां पर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है वो किस पर हो रहा है? सनातन धर्मियों पर हो रहा है। जो पंकज जी ने बताया कि सारे पुराणों में लिखा है कि जो लोग कुरुक्षेत्र में बसते हैं वही लोग त्रिविष्टप में बसते हैं। तो इस त्रिविष्टप पर नेहरू ने क्या किया और वाजपेयी ने क्या किया और किसने क्या किया, इसका हम लोगों से क्या लेना देना भाई? भारत तिब्बत सनातन धर्म की भूमि है, कम्युनिस्ट उसमें यानी कि राक्षस उसमें अत्याचार कर रहे हैं। अगर हम में दम है तो हम रोकेंगे,
दम नहीं है तो बात खत्म। और दम है तो सही समय पर करेंगे, ये भी समझ में आता है कि अभी पर्याप्त शक्ति नहीं है, अभी पर्याप्त अनुकूल परिस्थिति नहीं है। लेकिन इस तर्क के पीछे तो मुंह नहीं छिपा सकते कि नेहरू की सरकार ने मान्यता दिया, कि इंदिरा गांधी की सरकार ने मान्यता दिया, उन्होंने तो सरकारी खजाने में चोरी कर लिया, उसी को तो आप भ्रष्टाचार कहते हैं। उसके लिए आप जेल भेज देंगे। कितने की चोरी? इतनी सी चोरी। और तिब्बत दे दिया, सिक्किम दे दिया, मालदीव दे दिया, वो द्वीप दे दिया, पूरा पाकिस्तान दे दिया, पूरा बांग्लादेश दे दिया, पूरा अफगानिस्तान दे दिया, वो हमारे लिए मान्य है। ये तर्क चलता तो है नहीं। तो यशस्वी होने के लिए अखंड भारत नीति, अब ये वन चाइना पॉलिसी क्या होता है भाई? अरे चाइना ना वन होगा, चाइना तो इतना बित्ता सा जगह है ना भाई। कम्युनिस्ट पार्टी का राक्षसी ऑक्युपेशन को भारत सरकार या संसार की कोई भी सरकार क्यों मान्यता देगी? और सोवियत रूस ने भी ऐसा ही राक्षसी ऑक्युपेशन किया था ना, जिसको सोवियत रूस कहते थे, वो 19 टुकड़े में टूट गया और 1900 को मान्यता मिल गया। तो ये लॉजिक तो अनपढ़ों के लिए और कुछ अन्य लोगों के लिए तो ठीक है, जानकार लोगों के लिए तो इस लॉजिक का कोई मतलब नहीं। सार ये मेरे कहने का है, तिब्बत भारत का अभिन्न अंग है। तिब्बत पर तिब्बतियों का शासन होगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज तक होता रहा है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश वालों का शासन है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वालों का शासन है, बिहार में बिहार वालों का शासन है, कश्मीर में कश्मीर वालों का शासन, तिब्बत में तिब्बतियों का शासन होगा, तिब्बतियों का आचार होगा, विहार होगा। लेकिन भारत की सरकार उनको किसी भी राक्षसों से रक्षा करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि पिछले 1000-1200 साल से उन लोगों ने शस्त्र को रख देने का कुछ विचार कर लिया है। शस्त्र को रख देने से कैसा निर्मम मृत्यु प्राप्त होता है, ये तो आंख के सामने है। इसके बाद दुनिया को दिखाने को हम शस्त्र वस्त्र नहीं मानते हैं, कहा तो जा सकता है, लेकिन रक्षा यदि आपकी होगी तो शस्त्र से ही होगी। आप मत उठाइए, आप पद्म हुम टुम करते रहिए, लेकिन कोई और वीर आएगा जो शस्त्र से ही उन कम्युनिस्ट दुष्टों को हटाएगा। वो तो हुम पद में हुम से 75 साल गए नहीं। आप प्रेम कर रहे हैं, आप उनको भी प्रेम करना चाहते हैं, आप प्रेम कर लीजिए। ये डिप्लोमैटिक मूव तो हो सकता है, फिर अपनी रक्षा के लिए जो मतलब वो क्या शांति अहिंसा करेंगे, दूसरे के यहाँ भिक्षा मांगने जाएंगे और कोई भिक्षा आपको जो देगा। तो ये इस बात पर तिब्बतियों को विचार करना होगा। भारत भी उन पद्म हुम हुम करने लगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के गई बीती पीएलए से भी लड़ाई नहीं कर पाएगा। आज भारत के बोलने में बल है क्योंकि भारत के पास ब्रह्मोस है, अग्नि है, तेजस है, S4 है और S-400 है और राम जाने क्या क्या प्रकार के आयुध हैं। ऐसी वेल इक्विप्ड और वार हार्डेंड सेना है भाई। वार हार्डेंड सेना नहीं है होती तो दलाई लामा, मैं बहुत हार्श बात कह रही हूँ, तो दलाई लामा जी कै दिन भारत में सुरक्षित रह पाते भाई? अगर भारत के पास जबरदस्त इंटेलिजेंस फोर्स नहीं होती, जबरदस्त पुलिस फोर्स नहीं होती, तो धर्मशाला में दलाई लामा जी कितने दिन सुरक्षित रह पाते? तो तिब्बतियों को ये विचार करना होगा
कि जिस शांति, अहिंसा और बौद्ध धर्म का वो निरंतर पालन करना चाहते हैं, वो दूसरों से याचना करके या स्वयं बल की साधना करके। बस मेरी बात पूरी। मैं बहुत कठोर बोल रही हूँ, लेकिन इस कठोरता के बिना तो बहुत लज्जाजनक स्थिति उन लोगों ने स्वयं की करी।